नमस्कार मित्रों। हमारा आज जो है थोड़ा सा मामला वो डिस्टर्ब सा है पुताई की वजह से। आज हमारा जो है लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 113 है, मिसकंडक्ट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एंड घोटाले। तो बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं और जो मिसकंडक्ट करते हैं लोग, सरकारी कर्मचारी मिलकर या बड़ी बड़ी कंपनी जो मिलकर घोटाले करती हैं, उसके बारे में आज प्रकाश डाला जाएगा एंटी करप्शन एक्ट में। तो लेक्चर नंबर 113 स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारा अब इस प्रकार से होगा। जरा सा आप इसको जरा सुने और आप इसका फायदा भी उठाएंगे। देखिए, एक्ट तो बहुत पुराना है, 2088 का है, लेकिन हम जो इसका स्टडी कर रहे हैं आज, उसके अंदर हम जो कर रहे हैं, आपको जो बताना चाह रहे हैं, वो 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। उस अमेंडमेंट को मैंने, ये गवर्नमेंट का राजपत्र है, उसे डाउनलोड करके मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको अमेंडमेंट आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर, बड़ा इजीली अवेलेबल है। आइए चलिए स्टडी करते हैं आज हम। सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 7 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके सबसे ज्यादा केसेस आते हैं एंटी करप्शन में इसी के। जरा से समझेंगे क्या है। इसका नाम है मिसकंडक्ट। क्या नाम है इसका सेक्शन का? मिसकंडक्ट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। कंडक्ट मीन्स कंडक्ट और मिस माने बुरा, दुराचरण, बुराचरण करने वाला, अर्थात अपने कार्य को सही प्रकार से ना करने वाला, दुष्चरण कह दो, जैसे मिसकंडक्ट, कंडक्ट माने आचरण, अर्थात बुरे आचरण वाला व्यक्ति। जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिस आचरण की उससे आशा की जाती है, या जो गवर्नमेंट नॉर्म्स स्थापित करती है, उन नॉर्म्स के मुताबिक जो काम नहीं करता, अर्थात बुरा आचरण करता है, तो ऐसे आदमी को मिसकंडक्ट करने वाला, दुराचरण करने वाला कहा जाता है। तो पहले शब्द की जरा सा पता होना चाहिए कि किस शब्द की हम बात करने जा रहे हैं। वैसे तो आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, आपको बताना सूरज को प्रकाश दिखाने वाली बातें हैं, सभी इंटेलिजेंट हो आप। तो आइए जरा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है ये दुराचरण और क्या सा होता है मिसकंडक्ट। जरा सी देर में 2 मिनट हो जाते हैं और मामला समझ में, बताने में टाइम चला जाता है। पता नहीं 30 मिनट का पीरियड बहुत छोटा होता है। और मेरे पास अभी बहुत सारे लेक्चर हैं आपके लिए, बनाने के लिए भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल आएगा आपके साथ में। इन सेक्शन 13 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट फॉर सबसेक्शन फर्स्ट द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली, ये आया अमेंडमेंट अब। ए पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ ए क्रिमिनल मिसकंडक्ट। एक सरकारी कर्मचारी ये माना जाता है कि तब मिसकंडक्ट करता है। क्या करता है वो, जरा अब सुनो जरा सा। इफ ही डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली misappropriated or otherwise convert for his own use any property entrusted to him। यहां क्या कह रहा है? जब किसी सरकारी कर्मचारी को कोई प्रॉपर्टी सौंपी जाए और वो प्रॉपर्टी उसका दुरुपयोग कर ले, मिसअप्रोप्रिएट कर ले, दुर्व्यवहार कर ले और बुरी नीयत से कर ले, और एनी प्रॉपर्टी अंडर हिज कंट्रोल एज ए पब्लिक सर्वेंट और अलाउ एनी अदर पर्सन टू डू सो, या अपने आप करे या किसी दूसरे को करने दे, तब यह कहा जाता है कि उसने मिसकंडक्ट किया है। अब उदाहरण देता हूं आपको, इसको समझिएगा। पुलिस ने, गवर्नमेंट ने आपकी ड्यूटी वेयर हाउस पे लगा दी, जहां यह नियम बनाया कि आपके यहां 2000 बोरी रोज गेहूं की उतरेंगी और आप उन बोरियों की एंट्री करेंगे, उसमें रहेंगी, और उसके बाद जो सस्ते राशन कार्ड की दुकानें हैं शहर में, उनके जो वेंडर्स हैं, उनके जो दुकानदार हैं, उनको आप सप्लाई करोगे और उनकी एंट्री उसमें करोगे।
तो ये जो प्रॉपर्टी आपको दी गई गेहूं की बोरियां, ये तो हो गया इंटरेस्टमेंट आपको। और आपका काम क्या है कि आपको उन बोरियों को हिसाब से जिसको जितनी देनी है, जिसकी जितना कोटा है, उसको वो शहर मेरठ में उठवानी है आपको। आप है वेयर हाउस इंचार्ज, लेकिन आप क्या करते हैं, उनको बोरियों को ट्रक में लदवाते हो जिसपे एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मोहर लगी हुई है, और ले जाके एक प्राइवेट दुकानदार या एजेंसी पे बेच दे, उस पे फ्लोर बिल पे बेच देते हो। जब जांच की जाती है तो पता लगता है कि जहां माल जाना चाहिए तो वहां तो गया ही नहीं है। तो वो जो आपको बोरी दी गई थी, तो आपको उसका अकाउंट रखना था और आपको वहां देनी थी जहां आपको सही उनको देनी थी, दुकानदारों को जो सस्ते राशन बांटते हैं गरीबों में या जरूरतमंदों में। अब जब आप ऐसा काम करते हो आचरण के खिलाफ है, ड्यूटी आपकी क्या लगाई, करा आपने क्या, दैट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। एंट्रस्टमेंट किया गया, आपको सही जगह देना था। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसे काम करता, सरकारी कर्मचारियों में ऐसा बहुत होता है। मैंने तो एक केस करा था, तो उसमें उनको एक एनजीओ थे, एनजीओ की जिम्मेदारी थी कि ये बेल्ट वगैरह बच्चों के लिए लेंगे, उस पैसों को यूज करेंगे, शायद सरकारी था या एनजीओ का था या ध्यान नहीं आता। तो उनकी जिम्मेदारी थी बच्चों को, जो अनाथ बच्चे वगैरह हैं या स्कूल कॉलेजों में जो सस्ती फ्री की चीजें बढ़ती हैं, वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको बांटी नहीं, उनको खुद यूज कर लिया और ऐसी रिपोर्ट लगा दी। जांच हुई तो पता लगा कि ये तो गलती मामला सारा चल रहा है। इसलिए बीआर केडिया साहब एक जज साहब थे एंटी करप्शन के, दिल्ली, उनकी कोर्ट में चला था, तब मुझे ये नोटिस आया गया। तो ये सेक्शन, जो सेक्शन 13 है, ये इस मिसकंडक्ट की बात करता है, जब आप अपनी ड्यूटी का काम न करके ड्यूटी से हट के काम करते हैं, जो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रेरित होता है, आप खुद करते हैं या किसी और से कराते हैं। तो सेक्शन 13 आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, इतना आसानी से समझाने के बाद तो बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये मिसकंडक्ट। अब एक दूसरा सेक्शन इसका, ये तो था 13(1)(a), सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1, और उसका भी उप सेक्शन ए। अब आता है 13(1)(b). सारे सेक्शंस जो हमने 1988 में पढ़े थे, सारे बदल दिए भाई साहब, पूरा एक्ट ही चेंज कर दिया। ये मेरी 2 वीडियो तो मैंने बनाई थी, मेरी नुकसान बनाई गलत गई, और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ताजुब आया, मैंने कहा ये तो सारा का मामले उल्टा हो गया। तो मैंने दोबारा ये दोनों सारी वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूं, दोबारा बना रहा हूं ये सारी वीडियो। अब इसकी एक और लाइन पढ़े, ये है बड़े घोटालों से संबंधित, ये बहुत काम आएगी आपको। एक एडवोकेट के, ये एक्चुअली क्या है, ये कोर्स में ही नहीं है, ये आप लोगों को, अगर आप एलएलबी कर रहे हो, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जितने भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर काम बच्चे स्टूडेंट हैं जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में काम कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तो बात मैं कहता नहीं, इंस्पेक्टर लेवल के आदमी के लिए और एसीपी लेवल के आदमी के लिए ये जो लेक्चर है बहुत इतना इंपॉर्टेंट है, और सारे आईपीएस के लिए जितना भी है, या सीओ दानिश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसमें इंस्पेक्टर लेवल से कम इंस्पेक्टर लेवल पे इसका इन्वेस्टिगेशन है, इंस्पेक्टर एसीपी इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसका एंटी करप्शन का। सब इंस्पेक्टर तो इसमें हाथ नहीं डाल सकते, कम से कम एसीपी, और कहीं इंस्पेक्टर की भी पावर दी हो, या इंस्पेक्टर भी हो जो कम से कम जैसे पावर दी गई हो। तो चलो बी की बात करते हैं अब। और इसमें जो टक्कर आपकी होती है बड़े बड़े घोटालेबाजों से होती है, और बड़े बड़े घोटालेबाज तो आपको पता ही है हिंदुस्तान में सबसे बड़े घोटालेबाज कौन है। बात है जिनको लॉ बनाए, जिनकी लॉ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, वो लोग जब इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। मैं बता नहीं सकता, बिहार के एक आदमी और हरियाणा के बहुत बड़े नेता को इनमें सजा भी हो चुकी है इन घोटालों में। मैं नाम नहीं लेता कौन है वो, क्या नहीं है, लेकिन और दिल्ली का लेटेस्ट घोटाला अभी शराब घोटाला आपको पता ही है, तो किसी का नाम नहीं लेते हम, क्यों हम पछड़े पड़े। इसका 20 सेक्शन सुनो आप।
if he intentionally enrich himself illicitly during the period of office, जब कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान नौकरी करते करते ऐसा लगे कि एकदम गरीब से बहुत अमीर बन गया हो, अर्थात सारे सरकारी लाभ को अपने आप ही ले रहा हो और अपने कोई रईस बनाता जा रहा हो, तब यह कहा जाता है कि इसने 13(1)D का ऑफेंस किया है। अब वो कैसे सिद्ध होगा आगे बताऊंगा। जब कोई सरकारी कर्मचारी जिन लाभों को उसे दूसरों को देना चाहिए, लेकिन वो सारे लाभ अपने आप कमा के अपने को अमीर करता है, अपने को मजबूत करता है, मजबूत क्या महामजबूत कर लेता है और लूट लेता है देश को पूरे को। ऐसा मतलब लूट ही कहूंगा जी ना, मैं तो इन्हें लुटेरा ही कहूंगा भाई साहब, ये लुटेरे ही हैं। देश की राजनीति में ऐसे लुटेरे घुस गए हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क को तो बर्बाद ही कर दिया। उनका तो हर मेजर जनरल जाके विदेश में बैठ जाए, नौकरी करे वहां और रिटायरमेंट के बाद पहुंचे विदेश, और जनता को जो है धर्म का जहर के धर्म पढ़ो और धर्म सुनो और धर्म खाओ, रोटी मत खाओ धर्म खा लो। तो ये लोग धंधे हैं, ऐसे लोग धर्म को भी बदनाम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम क्या। इफ ही intentionally enrich himself illicitly during the period of his offense, जब कोई व्यक्ति अपने को बहुत अत्यधिक संपन्न बना लेता है गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद में, अर्थात उसे जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा कमाता है, उससे ज्यादा रईस होता चला जाता है, तब उसे कहते हैं कि ये सेक्शन 13(1)B का ऑफेंस करता है। अर्थात मैं हिंदी में लिखता हूं उसे आय से ज्यादा संपत्ति का अपराध। क्या? आय से ज्यादा संपत्ति का अपराध करता है, अर्थात उसकी आय तो क्या है और उसने करा क्या। अब जरा सा पहले इसे पढ़ दूं, उसके बाद फिर आपको एक बार हल्के से हिंदी में क्लियर करूंगा। ए पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव इंटेंशनली एनरिच हिमसेल्फ illicitly if he or any person on his behalf is in possession of or has at any time during the period of his office being in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income which the public servant cannot satisfactorily account for. Explanation. The expression known source of income means income received from any lawful source. अब एक वर्ड समझो, known source of income, एक बात हो गई ये तो। एक आ गया ये डिस्प्रोपोर्शनेट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दांतों में गड़बड़ हो गई ना, तो दांतों में से निकलते नहीं शब्द कई बार, निकाल लू मैं भी, डिस्प्रोपोर्शनेट, इसे हिंदी में समझो आय से ज्यादा संपत्ति। अननोन सोर्स ऑफ इनकम। अब नोन सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये और समझ लो पहले। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हम मानते हैं कि 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, तो उसको एक साल में 12 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है तो साल में 12 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। अगर वो काम करता है नौकरी पे और 10 साल वो काम करता है तो उसके पास 120 लाख रुपए होने चाहिए। उसके मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं कि सर हमारे मोहल्ले में एक चपरासी है जी, है तो छोटा सा, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये बाबू भी हो सकता है, चलो बाबू लिख लो आप। देखिए जी बाबू है लेकिन उस पर 5-5 कारें हैं। ऐसी जांच एंटी करप्शन को जब दी जाती है, क्योंकि देखो समाज क्या है, समाज में क्या है, आदमी से एक दूसरे से ईर्ष्या भी है और कई बार ईर्ष्या भी कह सकते हैं, और कई बार यह भी है कि ये आदमी है तो इस योग्य नहीं लेकिन ये योग्यता से ज्यादा कूद रहा है, या
थोड़ा पैसा आ जाने से वैसे लोगों को परेशान करने लगता है, बदतमीजी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और अपना दिखावा, बड़ा तड़प मारना, गले में सोने की चैन डाल ली, हाथ में अंगूठी पहन ली, तो लोग सोचते हैं यार इसकी औकात तो इतनी है नहीं, ऐसे कैसे कर रहा है, तो उसकी शिकायत कर देते हैं। जब शिकायत करते हैं तो पुलिस ही कहती है, जब उस छापा मारती है तो देखती है कि इसके पास तो 5 करोड़ रुपए की संपत्ति, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली, नहीं हाँ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। तो जांच करते हैं, सब तनख्वाह चेक करी जाती है 10 साल की, तो वो देखी जाती है 10 साल की तनख्वाह को जाकर, तो ये तो यार 1 करोड़ 20 लाख ही हो रही है। जब 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो रही है तो यार ये तुम पे 10 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई? यहां से जांच चालू होती है। अब इसमें जो वर्ड आया नॉन सोर्स ऑफ इनकम, तो इसमें नॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि तनख्वाह इनकी 1 लाख है और 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख रुपए ने मिल सकते हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्हें मिल सकते हैं। ये तो है इनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम। कोई आदमी कह सकता है कि जी मेरा तो 200 बीघे होती है और मेरी किसानी होती है, किसानी का पैसा आता, या फिर वो ये दिखा दे कि जी मुझे किसानी का पैसा भी आता है और इनकम टैक्स में उसे दिखाता हूं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये अगर कोई पैतृक संपत्ति से हमें कुछ मिलता रहता तो वो अलग बात है। लेकिन जब हम ये देखते हैं, अब हम ये मानते हैं कि उसकी केवल कोई आय नहीं है, केवल यही आय है 1 करोड़ 20 लाख वो 10 साल में कमाता है, लेकिन उस पर संपत्ति पाई जाती है 10 करोड़ की। हम ये मान के चलते हैं कि 33% एक आदमी अपने घर के खर्चे के लिए, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, रोटी खानी है, इन सब के लिए वो 33% अपनी टोटल सैलरी का खर्च कर सकता है। तो इस आदमी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, तो हम ये मानते हैं कि ये 33,000 रुपए महीना तो अपने बच्चों पे खर्च करता है, रोटी खाना, ये खाना 33 में खाना, हम 33 मानते हैं। आदमी 50 भी खर्चा है, 50% भी खर्च करता है, तो 33% मान सकते हैं, मान लिया, तो उसके पास बचते हैं 67,000 रुपए महीना। तो 67,000 महीना 10 साल तक जोड़ेगा, तो मैं ब्याज के भी लगाए हमें उसको, तो उसके ज्यादा से ज्यादा हम ये समझते हैं कि 67 में उसके 6,70,000 और 67 लाख रुपए और प्लस और 80 लाख रुपए करीब उस पर आने चाहिए, कम से कम 80 लाख से ज्यादा की उस पर संपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि संपत्ति से उनने संपत्ति खरीदी, पैसा कमा के संपत्ति खरीदी, तो वो 10 साल में अगर हम ये माने उस पर 80 लाख रुपए हैं, तो हम इसे 3 गुनी भी कर दें, चलो ठीक है, अप्रिशिएशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो ये मानते हैं कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हो सकती है यदि उसने 10 साल पहले खरीदी हो तो। पर 10 साल पहले एकदम तो पैसा मिलेगा नहीं उसको, मिल तो 67,000 रुपए महीना रहे, तो जोड़ेगा कहीं, तो जोड़ेगा दिखाएगा ना। तो हम मानते हैं, चलो मानते हैं उसके 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक भी उस पर संपत्ति हो, कि हम सब मानते हैं कि उस पर ब्याज आ गया हो या उसने प्लॉट ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो उसके ऊपर, तो उसके पास आ रहे हैं 10 करोड़ रुपया, तो 10 करोड़ रुपए में जो 7 करोड़ 60 लाख रुपए आ रहे, ये कहां से आया? इसका अकाउंट उसे देना होगा। तो जब ऐसी आय किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो कहा जाता है कि उसने आय से ज्यादा संपत्ति का अपराध किया है। ये कहलाता 13(1)(b, पहले ये कहलाता था 13(1)(e) था इसका, लेकिन अब ये सेक्शन बदल गया है सर, अब आय से ज्यादा संपत्ति के लिए 13(1)(b) ये ऑफेंस में शामिल कर। तो ये था गुरुजी घोटाला, यही घोटाले होते हैं, और ये तब पकड़े जाते हैं जब बड़े बड़े नेता गण मिल गए इसमें सब शामिल होते हैं, और या ये ऊपर वाला जो घोटाला होता है जिसमें ऑनेस्टली इंटरेस्टमेंट का है। मान लो किसी नेताजी ने कहा भाई ये जो है 5,000 बोरी यहां से हटा दे या वहां भेज दे, अब वो नेताजी से मिलकर कहावत है, घोटाला का नाम है चारा घोटाला। आप सोचते हो ना घोटाले कौन से सेक्शन में दर्ज होते हैं, वो इसमें दर्ज होते हैं। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक सेक्शन और भी होता है, अब उसका नंबर बदल गया मुझे, लेकिन पुराने हमें ज्यादा याद है, क्योंकि 409 एम्बेजलमेंट,
वो भी लग सकता है इसके साथ में, ध्यान रखें, गवर्नमेंट के सर्वेंट के साथ में ये भी लग सकता है एम्बेजलमेंट। जब गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई चीज इंटरेस्ट की जाती है और वो बेईमानी कर लेता है तो वो 409 का सेक्शन भी उस पर लगाया जा सकता है, वो एम्बेजलमेंट। तो देखो एक बात सुनो, 30 मिनट 25 मिनट तो एक एक सेक्शन को समझाने में लग रहे हैं, और हम वीडियो इतनी जल्दी कैसे पूरी कर लें। सोचें लोग सोचते हैं कि ये एक्ट आईपीसी 5 दिन में खत्म हो जाए, या एंटी करप्शन एक्ट 2 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है कभी? देखिए जब मतलब की और सार की बात बताओगे ना लोगों, तो एक्ट जल्दी नहीं हो सकता। सबसे पहले आपके दिमाग में गुजरना है, आपके दिमाग में एंट्री करानी है फैक्ट्स की। आदमी जिंदगी गुजर जाती है, इस एक्ट का पता ही नहीं उसको। वो तो जब कोई फंसता है, घर का रिश्तेदार या कोई सरकारी कर्मचारी फंसता है, मोहल्ले का आस पड़ोसी और वकील हो, तब पता लगता है यार ये भी एक्ट है हमारे हिंदुस्तान में। और ये एक्ट क्या है, एक स्कूलों के सिलेबस में नहीं लगाए जाते। और वकालत में जब जाएंगे तो वकालत में इसके सबसे ज्यादा केसेस मिलेंगे आपको। देखिए सबसे ज्यादा केस जो मिलते हैं ना, एंटी करप्शन, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट और एक्सीडेंट और लड़ाई झगड़ा, 5 केसेस में। और ये डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस ऑफ वुमेन्स, ये 6 सेक्शंस है भाई साहब, जिसके लिए मैं 100 किताबें पढ़वाते हैं। ये एलएलबी में 100 किताबें पढ़ाई जाती है, और केवल हमारे काम की ये 6 बातें जो मैंने बताई हैं। अगर हमारा फोकस इन पे करा दे तो 1 साल में एलएलबी पूरी हो जाए। लेकिन सिलेबस है भाई, बना रखा गवर्नमेंट ने, पढ़ाती है, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। कई एक्ट तो ऐसे जो जिंदगी में कभी काम ही नहीं आते, क्या चलते हैं हम उस बात पर नहीं जाते। हमने आपको बताया सेक्शन 13 मिसकंडक्ट और आय से संपत्ति का केस। अभी जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पूरा, इसमें नहीं मिलने का मेरा दावा है इस बात का, पूरा ट्रायल, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या यूज करती है, क्या चीजें यूज करती है, फिर वो बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसमें बहुत सारा बाकी है। चलिए 13(1) इसको आगे चलते हैं। बाकी सेक्शन बीच के में 13 के बाद में आता है सर आपका, आएगा तो 14 भाई साहब, कहीं आप सोच रहे हो, लेकिन ये 14 जो है खत्म कर दिया गया पुराना एक्ट में। अब सेक्शन 14 की जगह आ रहा है आपका, 14 की जगह क्या आया जी? हाँ 14 की जगह समझ लो जी जरा, जिस व्यक्ति को एक बार सजा हो रखी है और वो दोबारा फिर अपराध कर रहा, अर्थात हैबिचुअल हो गया है, पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर कहता है ये क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। जिस आदमी को एक बार सजा हो जाती है लेकिन फिर वो दोबारा फिर वही अपराध करता है घूम घूम कर। गवर्नमेंट सर्वेंट है, लग गया, सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मुकदमा जीत गया, कैसे ना कैसे सेटिंग कर ली, गवाह को तोड़ लिया, पैसे दे दिए उसको, फिर वो आके बैठ जाता है सत्ता में, लेकिन फिर पकड़ा जाता है, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जिसे एक बार ये चोरी की आदत पड़ गई, बेईमानी और भ्रष्टाचारी की आदत कर गई, भ्रष्टाचार में हर बिरादरी का आदमी पकड़ा जाता है, ध्यान रखना। किसी बिरादरी, जाति, संप्रदाय से इसका संबंध नहीं है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से संबंध नहीं है। करप्शन एक बहुत बड़ा लालच है, किस व्यक्ति में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, पर पाया सब में जाता है, लालच सब में पाया जाता है। ये इसी लालच को रोकने के लिए, और देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार तनख्वाह मिल रही है तुझे, तो उसके बाद ये भ्रष्टाचार जो करता है ना, ये प्रॉब्लम का कारण है। अब हमसे देखिए, जब हम लोग अपने को बहुत पूजा पाठी धार्मिक समझते हैं, यार हमसे देखो उन जापानियों को देखो जो कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी है, और हमारे यहाँ सब लोग पूजा पाठी हैं, सब लोग नमाजी हैं, सब भगवान का भजन करने वाले हैं। और करप्शन हम में और पाकिस्तान में देखो कितना करप्शन है, पाकिस्तान तो बर्बाद कर दिया करप्शन ने। और इंडिया कौन से कम है, हमारा भी देश भी, हमारे देश में भी खूब करप्शन होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की खासियत ये है कि करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ने के लिए प्रयत्न करती रहती है। और इस समय की जो वर्तमान सरकार है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी,
करप्शन के केसेस कम आ रहे हैं, ज्यादा होने चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो करप्शन रोका नहीं जा सकता। दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिशियंस में तो बहुत करप्शन होता जा रहा है। आदमी सोचता है कि सब बिना करप्शन के काम ही नहीं चलने का। और ये हमारी जनता का भी देखना चाहिए कि यार जिन नेताओं को हम बहुत बहुत बड़ा समझते हैं ना, यार उनके कभी कभी कर्म भी देख लें। ये तो दूसरी सरकारें आती हैं तब पता लगता है कि पहली वाली सरकार कितना बड़ा लूट के चली गई। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कोई आदमी धार्मिक है तो ऐसा नहीं हो सकता। धार्मिक होना अलग चीज है, पूजा पाठी होना अलग चीज है, लेकिन करप्शन एक इंटरनल या जिसे जब लगता है कि लॉ का भय नहीं है, लॉ का भय खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ आज इस 2021 है, 2018 में से जो गवर्नमेंट है उसने इस एक्ट को बहुत ही सख्त करने की कोशिश की है और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी इस एक्ट से जोड़ा है। इस समय वर्तमान सरकार आप समझ सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा किसकी है क्योंकि राजनीति नहीं करना मेरा उद्देश्य। अपनी यूपी में बहुत ज्यादा छापे लग रहे हैं ऐसे लोगों पर जो भ्रष्ट आचरण करते हैं और हाईकोर्ट हमारे यहाँ की इतनी सख्त हो चुकी है और बहुत अच्छा कर रही है, मैं तो कहता हूं कि इनको बेल भी नहीं दे रही और इनको बहुत छका रखा है बिल्कुल। तो लोगों अंदर टेरर पैदा होना चाहिए, कानून के प्रति सम्मान पैदा होना चाहिए, कानून से लोग डरें। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये करप्शन एक्ट, लेकिन ये हमें पढ़ाया नहीं जाता स्टूडेंट लाइफ में। ये जब कचहरी में जाते हैं तो पता लगता है, मुझे भी तब पता लगा जब मेरा एंटी करप्शन में ट्रांसफर हुआ और भाई तब मैंने घोटाले देखे। यार ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग घोटाले में शामिल है यार, जिनको देखो तो बड़े व्हाइट कॉलर्स, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कुर्ते पजामे और चर गाड़ी और कारों में आते हैं। तो लूट डाला देश को इन लोगों ने। जिनको ये आशा की जाती है कि यार ये तो बहुत ईमानदार आदमी होगा, वो लोग भ्रष्ट निकलते हैं। दिक्कत तब होती है। चलिए खैर, लेक्चर देना काम नहीं मेरा काम है पढ़ाने का, लेकिन आपको नॉलेज में डालना जरूरी है। इन चीजों को पता नहीं लगना चाहिए ना आपको समाज कहां जा रहा है और कैसे पकड़े जाते हैं ये चोर जो है, ये बेईमान भ्रष्ट आदमी कैसे पकड़े जाते हैं। सेक्शन 14 की बात हम करते हैं। Whoever convicted of an offense under this act subsequently commits an offense punishable under this act shall be punishable with imprisonment for terms which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years। अब क्या किया इसने, पहले नियम यह जैसे 5 साल की सजा, पहले तो 6 महीने की सजा थी सब में, अब इन्होंने मिनिमम 3 साल कर दिए। तो इसमें क्या है, 5 साल मिनिमम सजा होगी अगर सेकंड ऑफेंडर है, और 10 साल तक बढ़ा दी गई है उसको। तो जज साहब चाहेंगे तो जज साहब कम से कम 5 साल जज साहब को देनी पड़ेगी, इससे कम नहीं दे सकते जज साहब। एंटी करप्शन के जो स्पेशल जज होते हैं उन्हें 5 साल कम से कम देनी पड़ेगी अगर वो दोबारा अपराध में पकड़ा जाता है। अगर मान लो उसको पहले उसने अपराध किया जिसने 3 साल की सजा हुई है तो उसको तो वो तो काटेगा ही काटेगा जहां भी काटेगा वो। लेकिन इसमें यदि दी जाती है दूसरे बार ऑफेंस में तो 10 साल की हो, कम से कम 7 साल, और 7 साल से लेकर 10 साल, 5 साल से 10 साल तक की हो सकती है। अब आगे चलते हैं, ये था सेक्शन 14। अब 14 के बाद हम सीधे 15 में इन्होंने थोड़े से अमेंडमेंट किए, लेकिन मैं 15 पढ़ देता हूं आपको। Whoever attempts to commit an offense referred in clause A of section 13 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine। ये जो 13 की हम बात कर रहे थे, तो 13 में इसने हमें जो हमने ये देख के पढ़ के बताया, तो इसमें 13 में इसमें सजा नहीं बताई थी। हाँ, नहीं बताई थी सजा इसमें। तो यहां इसने इसकी सजा बताई है। 13 की सजा दिखी नहीं थी, 13 में सजा ही नहीं दिखी। हाँ,
है ना, कई बार बताओ, इसमें 13 की सजा नहीं दी है। अब यहां जो है पनिशमेंट, ये 15 जो है ये है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है इस केस का 13(1) के ए का, तो उसको एक्सटेंड टू 3 इयर्स हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स कहता है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो हो सकता है सजा हम इसकी पुराने वाले में से सेक्शन में से देख लेते हैं, 13 की सजा हम पुराने में से देख लेते हैं। लेकिन ये कैसे लेजिस्लेचर से रह गई, ये बात मेरी समझ से बाहर हो रही है। तो इसका सबसेक्शन 2 देख लेते हैं, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजन टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम नहीं होगी, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। 1 साल से कम नहीं होगी, लेकिन 7 साल तक वो सजा हो सकती है। और केवल अटेम्प्ट करेगा, जो सेक्शन 15 में पनिश्ड है, तो उसमें 3 साल तक की हो सकती है। तो अर्थात मिनिमम 1 साल और 7 साल तक की इसमें सेक्शन 13 में सजा हो सकती है। और जो सेक्शन 15 है वो डील करता है अटेम्प्ट में। अमेंड होने से क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम होती है ढूंढने में सेक्शंस को, तो या तो अमेंडेड बुक ही आ जाए। अब बुक है हमारे पुरानी और अमेंडेड सेक्शन पढ़ा, तो सजा में दिक्कत है। सजा तो बात का क्वेश्चन है, पहले तो हमें ये समझ में आवे एक्ट क्या है। तो यहां हम 14 भैया आपको थोड़ा सा विश्राम देते हैं, और सेक्शन 17, 15 आपने बता ही दिया, 16 हम कोई ऐसा हमारा हमारा बता देंगे, 16 भी बता देंगे। चलो अगले लेक्चर में 16 भी बताते हैं। कोशिश यह है कि आपके जहन में ये अच्छी अच्छी बातें डाली जाएं और आपको चाहा जाए कि आप सब, जिसको रिश्वत देनी पड़ती है ना, उसे बहुत दुख होता है, उसका मन नहीं करता, कोई भी आदमी नहीं देना चाहता, और सरकार बदनाम होती है। इन भ्रष्टाचारियों से सरकार बदनाम होती है, आरोप सरकार पे लगते हैं। अब एक मुख्यमंत्री कहां तक देखे आपको, किस किस को देखे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही करप्ट हो, तो फिर तो नीचे सारा आमला कामला हो जाएगा। तो नमस्कार, कोई बात नहीं, ये अपना काम करेंगे, अच्छे भी लोग आएंगे, खराब भी आएंगे, संसार ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार।